अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा ये 2018 का आपके सामने रेगुलर प्राइवेट का पेपर मैंने रखा हुआ है, ठीक है। 10 ईयर्स का अकाउंटिंग का है ये। आप जानते हैं ना कि मैं आजकल आपको अकाउंटिंग के MCQs करा रहा हूँ सेकेंड ईयर के। तो आप जो है अपना 10 ईयर्स निकाल लें। 2018 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, आप इसके MCQs करें। मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में 2 साल का करा दिए, 2021 का और 2019 का करा चुका हूँ। ये 2018 का देखिए आप बेटा तरतीब से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि पीछे वाली वीडियोस के अंदर ना मैंने तफसीली तौर पर सबकी एक्सप्लेनेशन करी है। अब इसमें देखें बार बार रिपीट होकर बार बार वही वाली चीज़ें आएंगी तो मैं डायरेक्ट निकल जाऊँगा आगे, ठीक है। आपको समझा के बता दूँगा। नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ रिकॉर्डेड एज। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बताइए किसके तौर पर लेते हैं आप? लाइब्रेरीज मानते हैं उसको, रेवेन्यू मानते हैं, एसिड मानते हैं या एक्सपेंस मानते हैं? तो बेटा आप एसिड पे निशान लगा लें, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अखराजात होते हैं जो मशीन ख़रीदते वक्त या कोई फिक्स्ड एसिड ख़रीदते वक्त हम अदा करते हैं, तो उनको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बतौर एसिड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ मशीन मालूम करने के लिए उसकी इनवाइस प्राइस के अंदर, मशीन की जो इनवाइस प्राइस आती है, कोई भी चीज़ ली हो हमने, इनवाइस प्राइस के अंदर ऐड करना पड़ता है, तो ये बतौर एसिड इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, व्हेन रेसिड ऑफ ए नॉन प्रॉफिट कंसर्न। जब नॉन प्रॉफिट कंसर्न का आप सवाल देखते हैं तो उसमें रेसिड की वैल्यू जो हो हायर हो उसकी पेमेंट से, तो बताइए डिफरेंस जो आएगा वो क्या कहलाएगा? यानी कि आपके पास आमदनी ज़्यादा हो गई, मिसाल के तौर पर 10,000 लगा लें, या आगे की रेसिड, और पेमेंट है 9,000। पेमेंट आपने 9,000 करी है तो प्लस के 1,000 बचे ना, इसको क्या कहते हैं? ये आम जबान में तो बेटा इसको प्रॉफिट कहते हैं, याद रखिएगा। इसको तो भाई देखे ना, 10,000 रुपये आपकी आमदनी है, 9,000 रुपये खर्चे हो गए आपके, तो 1,000 बचे ना, वो तो प्रॉफिट कहलाएगा ना आपका, एक तरह से प्रॉफिट कहलाएगा ना। इसमें क्या कहते हैं नॉन प्रॉफिट में, ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कहते हैं बेटा सरप्लस। सरप्लस पर निशान लगाने, प्रॉफिट भी नहीं, लॉस भी नहीं, और डिफिसिट भी नहीं। डिफिसिट लॉस को कहते हैं, याद रखिए, मैं मालूमात के लिए बता रहा हूँ, अभी आगे आएगा ये। तो सरप्लस पर निशान लगाने। इसमें नेट प्रॉफिट के बदले जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर, वो सरप्लस कहलाता है, ठीक है। सरप्लस पे याद रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में इसकी वजाहत कर दी थी। उसके बाद लिखा है इफ़ मिस्टर ए इज़ एडमिट। अगर मिस्टर ए जो है एडमिशन लेता है परचेजिंग 1/3 कैपिटल इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर बी का, यानी डायरेक्ट परचेज मेथड से वो एडमिट हो रहा है, ठीक है। मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से 1/3 हिस्सा खरीद लेता है, परचेज कर लेता है। तो बताइए इस मेथड का नाम क्या होता है? क्या बोनस मेथड होता है? ना। गुडविल मेथड होता है? नहीं। रिवोल्यूशन मेथड होता है? नहीं। परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड कहलाता है। इसको दूसरे अल्फाज में डायरेक्ट परचेज मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट परचेज मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखें, आप बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा? देखें ये परचेज का लेवल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कोई चीज़ परचेज यानी उनका इंटरेस्ट खरीद रहा हो ना, परचेज कर रहा हो, तो वो डायरेक्ट परचेज मेथड कराएगा। परचेज ये भी, परचेज ये भी। आगे चले, मेरा अगला नंबर है प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर इज़ नॉन। जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, वो शेयर होल्डर के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्या गेन कहते हैं उसको? नहीं। प्रॉफिट कहते हैं? नहीं। डिविडेंड कहते हैं? यस। कमीशन कहते हैं? नहीं। तो डिविडेंड कहते हैं। इसके मैंने आपको 2 नाम ही बताए थे, कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। अब चूँकि शेयर होल्डर है, अब यहाँ चूँकि शेयर होल्डर है इसलिए स्टॉक डिविडेंड कहलाएगा वो, ठीक है। डिविडेंड याद करें। अगला नंबर है शेयर प्रीमियम इज क्लासीफाइड एज। शेयर प्रीमियम को बताइए बैलेंस शीट में कौन सी तरफ लिखते हैं, कौन सी क्लास के अंदर लिखते हैं? क्या एसेट के नीचे लिखते हैं आप? एसेट के सेक्शन में? नहीं सर, शेयर प्रीमियम एसेट में नहीं होता। ऑनर इक्विटी में लिखते हैं? जी सर, ऑनर इक्विटी के नीचे लिखते हैं, शेयर कैपिटल के नीचे, क्योंकि ऐड होता है उसके अंदर। ये एक्सपेंस में लिखते हैं या रेवेन्यू में लिखते हैं? तो बेटा इसका जवाब क्या होगा? ऑनर इक्विटी। हमेशा याद रखें शेयर प्रीमियम जो है ऑनर इक्विटी सेक्शन में आता है। ये क्लास कौन सी होती है? ऑनर इक्विटी। दिस अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट जो है माइनस कर दिया जाता है रिटेन अर्निंग अकाउंट से। तो आपने बेटे एक सवाल पढ़ रखा हो डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम। तो डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम में हमें ये मालूम करना पड़ता है कि हमने जो ये रिटर्न अर्निंग कमाई है, जो हमारी नेट प्रॉफिट थी, जिसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया रिटेन अर्निंग अकाउंट के अंदर, इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करना है, कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ रिजर्व में लगाना है इसको, तो वो मेथड कहलाता है डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम। वो आपने सवाल कर रखा है, तो आप इन
सवाल का मकसद भी यही है कि रिटर्न अर्निंग में से क्या चीज़ माइनस की जाती है, यानी ठीक है क्या चीज़ माइनस की जाती है। नंबर 1 प्रोपोज डिविडेंड, रेंट एक्सपेंसेस, सेल्स या प्रीपेड सेल्स। बेटा जो बात के नाम है ये तो आप जानते हैं, आम आम बैलेंस शीट या आम क्या नाम है जो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें से निकालना पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये प्रोपोज डिविडेंड जो है ना, ये जिसको हम कैश डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड भी कह सकते हैं, वो इसमें से माइनस किए जाते हैं। तो इसका जवाब आएगा प्रोपोज्ड डिविडेंड। अगला नंबर है रिटर्न अर्निंग अकाउंट इज क्लासिफाइड। रिटर्न अर्निंग बताइए कौन सी क्लास में होती है, क्या रेवेन्यू के नीचे लिखी होती है, क्या ऑनर इक्विटी में होती है, क्या एसेट के तौर पर होती है, क्या लाइबिलिटीज होती है। तो बेटा रिटर्न अर्निंग का शुमार जो है ऑनर इक्विटी सेक्शन में होता है और ऑनर इक्विटी के अंदर लेता है। बैलेंस शीट बनाई होगी इसकी कंपनी की इश्यूज ऑफ शेयर में, तो शायद करा होगा अपने, ऑनर इक्विटी के तौर पर होता है। रिटर्न अर्निंग का ताल्लुक जो है ऑनर इक्विटी से होता है, प्रॉफिट होता है ना, तो ये तो तरह से। दिस टर्म कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेजिजुअल वैल्यू। ये टर्म जो है ना, इन चारों में से एक टर्म जो है इस्तेमाल होती है रेजिजुअल वैल्यू के तौर पर, ठीक है। नंबर 1 बुक वैल्यू, नंबर 2 सैलरी वैल्यू, नंबर 3 डेप्रिसिएशन वैल्यू या डेप्रिशिएबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू। तो अभी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर याद रखिएगा, आपको 3 नाम लिख के दिखाए थे, सैलरी वैल्यू, रेजिजुअल वैल्यू जो ये लिखी हुई आगे देख लें, ठीक है, और तीसरी स्क्रैप वैल्यू। तीनों को माने की होती है। तो बेहतर ये रेजिजुअल है तो यहाँ सैलरी पे टिक लगा दें, तीनों बराबर है ना। उसके बाद बाय इट्स नेचर, नेचर के लिहाज से एक पार्टनर का करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। पार्टनर का करंट अकाउंट क्या कहलाता है, नंबर 1 लाइबिलिटी कहलाता है, क्या नंबर 2 ऑनर इक्विटी कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है या एसेट कहलाता है। तो आप इसमें ऑनर इक्विटी में शुमार करेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट जो है बेटा ये आप पढ़ेंगे सवाल समझ ले डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के अंदर। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में करंट अकाउंट को, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड के मुताबिक जो इसको करंट अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसका ताल्लुक किससे बन गया करंट अकाउंट का, ऑनर की इक्विटी से, कैपिटल से हो गया। आप इस पर करंट अकाउंट का लफ्ज़ आएगा तो फ़ौरन ऑनर इक्विटी भी लगा दिया करें। दिस इज़ एन इंटेजिबल एसेट। देखिए बेटा एसिड 2 तरह की होती है, एक वो जो आंखों से नज़र आती हैं, एक वो जो आंखों से नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। वो तमाम एसिड्स कौन सी वाली, फिक्स्ड, ठीक है। वो तमाम फिक्स्ड एसिड जो आंखों से नज़र आती हैं उनको टेंजिबल एसिड कहते हैं, और जो आंखों से नज़र नहीं आती उनको इंटेंजिबल एसिड कहते हैं। टेंजिबल एसिड के अंदर फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, ठीक है। चारों चीज़ें हमें आंखों में नज़र आ रही, लैंड भी हो गई, ठीक है। ये 5 चीज़ें हमें आंखों से नज़र आ रही हैं, इनको टेंजिबल एसिड कहेंगे। इनटेंजिबल वो होती हैं जो आंखों से नज़र नहीं आती। नंबर 1 गुडविल हो गई, नंबर 2 डिफिसिट हो गई, नंबर 3 हो गए पेटेंट्स, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आंखों से नज़र नहीं आती हैं, उनको इंटेंजिबल एसिड्स कहा जाता है, ठीक है। अब इस सवाल का मकसद क्या देखें, दिस इज एन इंटेंजिबल एसिड। ये 4 नाम दे दिए, इनमें से एक जो है ना इंटेंजिबल है। नंबर 1 गोल्ड माइन, सोने की कानें। बेटा सोना तो नज़र आता है ना आपको, भाई गोल्ड तो नज़र आता है ना आपको, जी हाँ नज़र आता है। ऑफिस सप्लाई भी नज़र आती होगी, जो ख़रीदते हैं ऑफिस में, जी वो भी नज़र आती है। फिक्सचर भी नज़र आते होंगे। सॉरी फिक्सचर क्या चीज़ है, फिक्सचर बेटा होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि जैसे आप एक फर्स्ट के शोरूम खोलना चाहते हैं, तो उसके अंदर शीशे लगवाते हैं, पहले कलर वगैरह करवा लेते हैं, फिर उसके अंदर वायरिंग अच्छी वाली करवाते हैं, फिर खूब उसके अंदर लाइट का इंतज़ाम करते हैं, फिर अलमारियाँ बनवाते हैं, खूबसूरत सी खूबसूरत में शीशे लगवाते हैं। ये सब फर्नीचर एंड फिक्सचर कहलाते हैं, जो ऑफिसों में इस्तेमाल होता है ना वही, ठीक है। तो इनको फिक्सचर कहा जाता है। ये भी नज़र आते हैं भाई, ये भी तो नज़र आते हैं ना हमको सब कुछ। तो ये पैटर्न्स आ गया इसके अंदर, ये है इंटेंजिबल एसिड, याद रखिएगा। तो पैटर्न्स में निशान लगा लें, ये इंटेंजिबल एसिड होती है। ऑल फिक्स्ड एसिड आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट। सारी फिक्स्ड एसिड को हम डेप्रिसिएशन के अंदर शुमार करते हैं सिवाय एक के। बिल्डिंग को करते हैं ना, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है ना, टूल यानी वो जो मरम्मत के वो जो औजार होते हैं टूल्स, उन पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे आपको हथौड़ी बेलचे वगैरह हैं, है ना, ये टूल्स कहलाते हैं, इन पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। पुराने होते हैं, एक ना दिन टूट जाते हैं, इस पर भी डेप्रिसिएशन लगता है। इक्विपमेंट पे भी लगता है, लैंड पे नहीं लगता। मैंने कई मतलब आपको बताया, लैंड ऐसी वाहिद फिक्स्ड एसिड है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। नंबर अगला, रियलाइजेशन अकाउंट में बी ओपन इन केस ऑफ। ये आपने रियलाइजेशन का लास्ट ईयर भी देखा था लफ्ज़। रियलाइजेशन अकाउंट जो है कौन से वाले सवाल के अंदर खोला जाता है, आपको 4 सवालों के नाम दे दिए गए। नंबर 1 फॉर्मेशन में तो नहीं करते आप, रिटायरमेंट में करते हैं, एडमिशन में करते हैं,
या डिसोल्यूशन में करते हैं। तो बेटा रियलाइजेशन का लफ्ज़ जो है डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। या अकाउंट उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है हमको, डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन, ये तीनों नामों में नहीं आया। एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर हम रीवैल्यूएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रीवैल्यूएशन, इसमें रियलाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्या में डिसोल्यूशन में। उसके बाद इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न, नॉन प्रॉफिट कंसर्न के सवाल में एक्यूमुलेटेड फंड बताइए किसका सब्स्टिट्यूट है, ये किसके बदले इस्तेमाल होता है। तो बेटा पिछले वीडियो में आपने देख लिया वो कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड फंड जो है कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इनमें से एक चीज़ जो है ना किसी भी बुक के अंदर नहीं लिखी जाती, अकाउंट्स की किसी भी बुक के अंदर नहीं लिखी जाती। अब वो कौन सी चीज़ है भाई, चल पढ़ते। नंबर 1 सेल डिस्काउंट। बेटा सेल डिस्काउंट की तो आपने जनरलिटी बना रखी है, सेल डिस्काउंट डेबिट अकाउंट से क्रेडिट, उसको रिकॉर्ड किया आपने। सेल टैक्स, सेल टैक्स भी आपने डेबिशन के सवाल में देखा था, ऐड किया था। सेल टैक्स डेबिट और कैश क्रेडिट बैंक हुकूमत लेती है, तो ठीक है। अच्छा परचेज डिस्काउंट, इसकी भी जनरलिटी पास करते हैं आप, अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट, ठीक है ना, ये भी करते हैं आप। ये ट्रेड डिस्काउंट ऐसी बची जो आपकी चौथी चीज़ है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट ऐसी वाहिद चीज़ है जो किसी भी बुक में नहीं लिखी जाती, ये हर शख्स को दी जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे मिसाल के तौर पर मैं फर्नीचर ख़रीदने के लिए आता हूँ, ठीक है, फर्नीचर खरीदने के लिए जाता हूँ या मशीन खरीदने के लिए जाता हूँ, मैं उसकी लिस्ट प्राइस मालूम करता हूँ कि भाई लिस्ट प्राइस, इसकी लिस्ट का मतलब सामने चिट लगी होती है उसके ऊपर नज़र आ जाती है कि बस फसलों 5 लाख का वो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। और नीचे लिखी होती है उसकी लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जैसे 5%, तो वो माइनस करके कीमत खुद ही लिखी होती है उसके ऊपर इनवॉइस प्राइस। तो चुनाचे ये ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, इसलिए बुकों में नहीं लिखा जाता। In the name of joint stock company, the word limited must be written because it limited by। जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, जो भी कंपनी होगी उसके साथ ना लिमिटेड ज़रूर लिखा होता है, ठीक है। जैसे A&B कंपनी लिमिटेड, LTD का लफ्ज़ लिखा होगा, LTD लिमिटेड। लिमिटेड का लफ्ज़ क्यों लिखा होता है? लिमिटेड का लफ्ज़ बच्चों इसलिए लिखा होता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारियाँ यानी लाइबिलिटीज़ महदूद होती हैं। लाइबिलिटीज़ इसका जवाब है, उसकी लाइबिलिटीज जो होती हैं लिमिटेड होती हैं, ये लिमिटेड होती हैं यानी महदूद होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से उधार नहीं ले सकता हूँ। उसकी लाइबिलिटीज जो है महदूद होती है, लिमिटेड होती है, इसलिए लिमिटेड का लफ्ज़ लिखा होता है। उसको उस बात का पाबंद कर दिया जाता है, ठीक है, इसलिए उसके ऊपर LTD का लफ्ज़ लिखाया जाता है। उसके बाद है इनवाइस प्राइस इज़ डिटरमाइंड। इनवाइस प्राइस कैसे मालूम करते हैं? बेटा मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट निकाल लें, लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट निकाल दें तो आपकी इनवाइस प्राइस आ जाएगी, अगर कैश डिस्काउंट सवाल में नहीं है तो। ये देखें लिस्ट प्राइस जमा ट्रेड डिस्काउंट गलत, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट ये ठीक है। इनवाइस प्राइस ऐसे मालूम करते हैं, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ये फार्मूला है इसका, ठीक है, इनवाइस प्राइस मालूम करने का। अगला नंबर है कि इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का मेथड केस है द बैलेंस शेयर जो है आर परचेज बाई, बाकी जो शेयर बचते हैं उनको कौन ख़रीदता है। कि मतलब आपने इशू ऑफ शेयर्स कर रखा है, इशू ऑफ शेयर में 2 मेथड होते हैं, एप्लीकेशन मेथड के अंदर आपको 2 तरीके के नज़र आएंगे। एक तो कहलाता है ओवर सब्सक्राइब मेथड, ओवर सब्सक्राइब मेथड, ओवर सब्सक्राइब, और दूसरा कहलाता है अंडर सब्सक्राइब। जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी जो 10,000 शेयर जारी करती है, 10,000 शेयर जारी करती है, सब बिक जाते हैं, सबके सब बिक जाते हैं, वो कहलाता है सब्सक्राइब। तीसरा है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब हो गए, पूरे के पूरे बिक गए। दूसरे केस में क्या होगा, कंपनी 10,000 शेयर जारी करती है, एप्लीकेशन आ जाती है 15,000 की, तो ज़्यादा में ना वो ओवर सब्सक्राइब कहलाता है, ठीक है, ओवर सब्सक्राइब। तो बैंक वाला वो कंपनी वाले बाकी रिफंड कर देता है और जितने उसने ऑफर करे थे ना वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अंडर सब्सक्राइब में क्या होता है, कंपनी ने 10,000 शेयर जारी किए, आए 7,000, कितने 7,000, तो 3,000 तो बच गया ना, इसको कहते हैं अंडर सब्सक्राइब। अब 3,000 जो बचे वो बताओ वो कौन लेगा, वो सवाल, इस सवाल का मकसद ये कौन लेके जाएगा। अब वो किसको बेचें, कौन खरीदेगा उनको, अगर नाम बताना है आपने, कौन खरीदने वाला है उनका, क्या शेयर होल्डर खरीद लेंगे? नहीं बेटा, शेयर होल्डर ने तो 7,000 खरीद लिए पहले। अच्छा प्रोमोटर्स यानी कंपनी के जो बानियान है वो क्या वो खरीदेंगे? नहीं सर, वो भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उन्होंने तो कंपनी शेयर जारी करे, उन्होंने तो डायरेक्टर यानी वो जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो खरीदेंगे,
नहीं सर डायरेक्टर भी नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा? अंडर राइटर। हाँ, अंडर राइटर खरीदेंगे। दरअसल जब कोई भी कंपनी शेयर जारी करती है तो ये अंडर राइटर्स, ठीक है, आ जाते हैं और एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर आपके शेयर बच गए ना तो हम खरीदेंगे, आप हमें कमीशन दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो चुनांचे ये अंडर राइटर जो है बाकी खरीद कर ले जाते हैं। फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इन केस, एक केस है बेटा, कास्ट नहीं है। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो यानी अंडर सब्सक्राइब मेथड, द बैलेंस शेयर, बाकी जो शेयर बचते हैं, परचेज बाय द अंडर राइटर, अंडर राइटर खरीद लेते हैं, ये तीनों नहीं खरीदते। अगला नंबर है रिटर्न अर्निंग इंक्रीज बाय, रिटर्न अर्निंग में इजाफा हो जाता है काय से? नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट से, नंबर 2 शेयर प्रीमियम से, नंबर 3 नेट प्रॉफिट से या नेट लॉस से। बेटा नेट प्रॉफिट से हर चीज़ में इजाफा होता है, आप तो जानते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट से हर चीज़ में, कैपिटल में भी इजाफा होता है, रिटर्न अर्निंग में भी इजाफा होता है, होता नहीं होता है? तो बस रिटर्न अर्निंग में इजाफा कब होता है? नेट प्रॉफिट से ऐड हो जाती है ना जाके नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, तो इस पर निशान लगाए। उसके बाद अगला नंबर है दिस अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। ये 4 नाम लिखे हैं, इनमें से बोल रहे हैं कि एक नाम जो आपको बैलेंस शीट में नज़र ही नहीं आएगा। कौन सा नज़र नहीं आएगा? नंबर 1 बैंक नज़र, बैंक होता है बैलेंस शीट में, सारा होता तो है, करंट एसेट में लिखा होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का लफ्ज़ देखा है बैलेंस शीट में? जी सर, वो भी क्रेडिट में लिखा होता है लाइबिलिटीज में। रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन का लफ्ज़ देखा है? जी सर, वो भी होता है, ठीक है। परचेज रिटर्न का लफ्ज़ होता है? नहीं सर, वो तो नहीं होता, वो तो इनकम स्टेटमेंट में होता है। तो बस बेटा यही तो जवाब है। बैलेंस शीट में जो चीज़ नहीं है उसका नाम, उस पर टिक लगाया और जवाब लिख दें, ठीक है। परचेज रिटर्न नहीं होता, वो इनकम स्टेटमेंट में होता है, बैलेंस शीट में नज़र नहीं आएगा आपको। अच्छा, बाय इट्स नेचर प्रीमियम एक्सपेंसेस, नेचर के लिहाज से प्रीमियम एक्सपेंसेस क्या है? क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या एक रेवेन्यू है, क्या एक एक्सपेंस है, या एसेट है? तो बेटा नेचर के लिहाज से ये है तो एक एक्सपेंसिव, लेकिन इसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एसेट के तौर पर, एसेट की क्लास में लिखा जाता है इसको, तो आप एसेट पे निशान लगा लें। तो बच्चे समझ में आ गया आपके, ये भी मैंने मुकम्मल करा दी, 20 खाली जगह आपकी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और साथियों को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। दूसरी, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तीसरी बात ये कि बेल आइकन ज़रूर दबा दें बच्चों आप, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।